हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत दिन से मैं जीके का लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि हमको पीडीएफ बनाने में टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। 20-22 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब क्या करूँगा, मैं मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिक्स क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं और क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन देखिए, हिपोक्रेट्स, जोन्स एडवर्ड साल्क, स्टेनच और अर्नेस्ट स्टर्लिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फादर ऑफ मतलब चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? तो हिपोक्रेट्स जो थे वही जो चिकित्सा शास्त्र के जनक थे, और इसको वेस्टर्न मेडिसिन ऑफ फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी नाम से भी जाना जाता है। माने फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए अब इसको देखते हैं। जोनास एडवर्ड सॉल्क में क्या किया था? इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। पोलियो टीका जो होता है ना, उसकी खोज की थी। तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जोन्स एडवर्ड ने। और स्टेनेच ने किसकी खोज की थी? तो हार्मोन, स्टेनेच ने किसकी खोज की थी? सेक्स हार्मोन जो होता है, सेक्स हार्मोन, उसकी खोज की थी। ठीक है, और अर्नेस्ट स्टेलिंग ने किसकी खोज की थी? तो सिर्फ हार्मोन की। ठीक है, तो ये आपको इतना जानकारी रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या जानकारी रखना, बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और इसी टाइप का सीरीज आपको मिलते रहेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिपोक्रेट्स, और उसको हम फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के भी नाम से जाना जाता है। और जॉन्स एडवर्ड जो थे वो पोलियो टीका की खोज किए थे, और स्टेनेच जो है वो सेक्स हार्मोन की खोज की थी, और अर्नेस्ट स्टेलिंग जी जो है वो हार्मोन की खोज की थी। इतना जानकारी आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? मतलब टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो टाटा न्यू दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल तो टाटा में होगा, टाटा में नहीं, इसका आंसर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था 1 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? होमी जहांगीर बाबा। किसके द्वारा? होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा और जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, जमशेदजी टाटा, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री? मतलब बरगद वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस, आज दिरचत इंडिका, और ये सब नाम भी अजीब अजीब रहते हैं। ठीक है, तो नाम जो है मैंगीफेरिया इंडिका और फाइलेथेंस एम्बिलिका। ठीक है, तो इसका जो बनाना मैंने बरगद वृक्ष जो है बनाना ट्री का, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंने साइंटिफिक नेम क्या है? तो उसका साइंटिफिक नेम जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फिकस बेंगालेंसिस, जो बनाना ट्री मतलब बरगद वृक्ष का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है। तो हम देखते हैं कि आज तिरचत्ता इंडिका जो है, इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? आज दिरचत्ता जो है इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? तो किसका साइंटिफिक नेम है? नीम का पेड़ जो होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और अगर मैंगीफेरिया इंडिका किसका नाम है? तो मैंगो का, आम का। ठीक है, आम का। ठीक है, और पेथेलेंस एम्बिलिका किसका नाम है? तो आंवला जो पेड़ होता है ना, आंवला। ठीक है, एक मिनट, आंवला लिख देना। ठीक है, आंवला पेड़ का नाम है। ठीक है, तो ये आपको साइंटिफिक नेम जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता रखना है कि जो बनाना ट्री का एज होता है, मैंने कितना जीने का एज है, मैंने इसकी आयु कितना है? तो 250 साल से ज़्यादा होता है, 250 वर्ष से ज़्यादा।
तो इसको उसका वर्ष कैसे नापा जाता है? तो रिंग होता है, क्या होता है? टू फाइंड द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। कोई रिंग होता है, उसको एनुअल रिंग से नाप के अगर हम उसको पता करें तो वार्षिक वलय की रिंग कर, ठीक है। मतलब कि एक इसका मान लीजिए कि अगर बनाना ट्री है तो इसका कितना लाइफ है, मतलब कितना इसका आयु है, जीने का आयु, तो उसको हम कैसे नाप सकते हैं? एक वार्षिक वलय करके नाम होता है जिसको बोलते हैं कि एनुअल रिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू फाइंड एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। तो उसको उस मेथड को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डेंट्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? उस मेथड को बोलते हैं जिससे हम ट्री के लाइफ मैंने जीवन को नापते हैं कि कितना दिन तक वो जीवित रह सकता है लाइफ। तो उस मेथड को जो बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं डेंट्रोक्रोनोलॉजी। डेंट्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं जिससे हम किसी भी ट्री को मैंने किसी के पौधे को, वृक्ष की आयु को नापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, डेमोग्राफी, साइटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्डियोलॉजी मतलब हृदय के अध्ययन को बोलते हैं, हृदय, हृदय मतलब हार्ट, हार्ट के अध्ययन को बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट, या हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? मैंने स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या जनसंख्या के स्टडी को बोलते हैं, या जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। और डर्मेटोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जैसे स्किन, स्किन मतलब त्वचा, त्वचा के अध्ययन को तो त्वचा, या तो स्टडी ऑफ स्किन, और स्टडी ऑफ स्किन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो आपको क्या याद रखना है कि स्टडी ऑफ सेल मैंने कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी। और कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? मैंने अध्ययन ऑफ हृदय, और स्टडी ऑफ हृदय स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। और डेमोग्राफी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और जनसंख्या के अध्ययन को। और डर्मेटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ स्किन और त्वचा के अध्ययन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी स्लीप ऑन ए मडी रोड ड्यू टू, हम कीचड़ युक्त सड़क पर फिसल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन का कमी होता है, मतलब उसको घर्षण बोलते हैं ना, घर्षण की कमी, जो हम उसको रोक नहीं पाता। अगर हम किसी चीज़ में चल रहे हैं, अगर उस पर वो हमको कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हम थोड़ी चल पाएंगे, तो स्लिप कर जाएंगे, यानी कि लैक ऑफ फ्रिक्शन। और एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो आपका हो जाएगा लैक ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म इक्विनेक्स मीन्स, मैंने विषुव शब्द का क्या अर्थ होता है? मैंने विषुव शब्द का क्या अर्थ होता है? द एक्सिस ऑफ अर्थ अराउंड विच इट रोटेट, मैंने पृथ्वी की धुरी जिसके आस पास यह घूमती है। व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल ऑफ ड्यूरेशन, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। व्हेन द सन सीम्स टू गोइंग अराउंड इन द स्काई इन द आर्टिक बट डज नॉट गो बिलो द हॉरिजन, मैंने सूर्य आकाश में आर्टिक क्षेत्र में गोल होता है लेकिन क्षितिज के नीचे नहीं जाता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इक्विनेक्स मतलब विषुव शब्द का मतलब ही होता है कि जब रात दिन बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता रखना है कि रात और दिन कौन सा दिन होता है। तो आपको पता रखना है 21 मार्च 21 मार्च और 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है? डे और नाइट, रात और दिन बराबर होता है, ठीक है। तो क्या पता रखना है कि 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन लार्ज नाइट मतलब सबसे बड़ा रात, सबसे बड़ा दिन, तो डे, सबसे बड़ा दिन। देखो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। ये आपको याद रखना है कि द टर्म इक्विनेक्स मीन्स क्या होता है? इक्विनेक्स मतलब कि जब रात और दिन बराबर होता है। और रात और दिन बराबर कब होता है? 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अकबर टॉम वॉज बिल्ड बाय, अकबर का मकबरा किसके द्वारा निर्माण कराया गया? अकबर, जहांगीर, जोधाबाई और बैरम खां। तो इसका जो है जहांगीर के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और जो अकबर का मकबरा है कहाँ पर है, तो सिकंदरा आगरा में है। कहाँ पर है, सिकंदरा आगरा में है, ठीक है। और इसके जो संरक्षक है, संरक्षक मतलब इसका संरक्षक कौन है, तो बैरम खान जो है इसके संरक्षक है। संरक्षक कौन है, बैरम खान जो है अकबर टम्ब का, अकबर टम्ब मतलब अकबर का मकबरा का संरक्षक है। और अकबर का जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था, 1605 एडी में। अकबर का मृत्यु कब हुआ था, 1605 ईस्वी में। और बैरम खां जो थे, बैरम खां वो कौन थे, कि बैरम खां जो तो उसके संरक्षक थे अकबर के, ठीक है। तो बैरम खां, और जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1956 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उस समय किसकी लड़ाई हुई थी, हेमू ओ वर्सेस अकबर। तो अकबर की ओर से कौन लड़े थे, अकबर की ओर से बैरम खान लड़े थे। अकबर की ओर से कौन लड़े थे, अकबर की ओर से बैरम खान लड़े थे। और ठीक है, तो ये आपको पता रखना है कि जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, हेमू और अकबर की ओर से। और ये कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। और ठीक है, और बैरम खान जो थे, हेमू हेमू जो थे, हेमू जो हेमू जो थे वो कौन थे, नॉर्थ इंडिया का लास्ट शासक थे, लास्ट हिंदू शासक थे। तो हेमू को याद रखना है कि लास्ट नॉर्थ इंडियन के लास्ट हिंदू शासक कौन थे, तो हेमू थे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद रखना, देखिए अकबर टर्म मतलब अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदर आगराबाद में। और किस और ये जो है किसके द्वारा बनाया गया, जहांगीर के द्वारा। और ये जो है यहाँ के जो अकबर टर्म मैंने अकबर का मकबरा है, वहाँ के संरक्षक कौन थे, तो बैरम का जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। और उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था। तो अकबर की ओर से कौन लड़े थे, बैरम खां, और बैरम खां लड़े थे। और अकबर बैरम खां लड़े थे। और 5 नवंबर 1956 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये पूछा जा सकता है। और अकबर की ओर से बैरम खां लड़े थे। और जो हेमू थे, हेमू नॉर्थ इंडिया का लास्ट हिंदू शासक था, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डज द कोका कोला बोतल कंटेन। कोका कोला बोतल में कौन सी गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बनिक ऑक्साइड, कार्बनिक ऑल्म, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फ्यूरिक ऑल्म, क्या क्या होता है। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। CO2 जो गैस होती है इसमें, कोका कोला बोतल में CO2 होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, इसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस, मतलब हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाफिंग गैस क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक अल्म जो होता है वो किस में होता है, सोडा वाटर में। सोडा में क्या पाया जाता है, कार्बोनिक, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड किसमें पाया जाता है, जैसे वाशिंग क्लीन करते हैं ना, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं, वाशिंग क्लीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। ठोस से सीधे वाष्प में रूपांतर की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए जो डायरेक्ट सॉलिड से माने ठोस से माने वेपर बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमिनेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्वर्तपातन, ठीक है, उद्रपातन, ठीक है। तो सब्लिमिनेशन बोलते हैं। और इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया कैम्फर, जैसे कपूर होता है ना, कपूर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक होता है नेपथलीन बॉल जो होता है, नेपथलीन बॉल, ठीक है। ये भी क्या है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वेपोराइजेशन मतलब बाष्पीकरण क्या होता है, जो लिक्विड माने द्रव्य से वाष्प में, मतलब लिक्विड से डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। लेकिन वेपोराइजेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है, मतलब वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे मान ली गर्मी के दिन में आता है, तो गर्मी के दिन में घड़ा में जो पानी ठंडा कैसे हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण ही होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट सैटर्न इज, शनि ग्रह है, ठीक है। तो प्लैनेट शनि ग्रह है तो कूलर देन मतलब प्लूटो की तुलना में ठंडा है, वरुण से ठंडा है, या वरुण से अधिक गर्म है, या बृहस्पति की तुलना में गर्म है। तो ये आपको पता ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, हॉटर क्या होता है, देखिए इससे पहले बताया कि एम माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है कि जो सन के नज़दीक है, सन के नज़दीक जो प्लैनेट है
मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो जो सबसे नज़दीक होगा, जो सबसे नजदीक, सैटर्न, सैटर्न कहाँ पर, यहाँ पर है, तो सैटर्न के नज़दीक होगा, ये हॉटर देन नेपच्यून, यही क्या होगा, नेपच्यून से गर्म ही होगा ना। तो इससे प्यारा नेपच्यून से गर्म होगा, यानी कि वरुण से अधिक गर्म होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लेनेट। ये इंग्लिश में है। माई मतलब मरकरी, वी मतलब वेनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और आपको अगर पूछा जाए कि रिंग्ड प्लेनेट क्या होता है, तो रिंग्ड प्लेनेट क्या होता है, सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह जो होता है उसको रिंग्ड प्लेनेट बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट अब इसी के पास आ गया है, पहले था जुपिटर के पास, अब लेकिन शनि ग्रह के पास आ गया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है, तो शनि ग्रह के पास है। और सबसे बड़ा प्लेनेट की बात करें तो जुपिटर, जुपिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट को हम बोलेंगे शनि ग्रह जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द प्लेनेट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है। और जो शनि ग्रह को अगर हिंदी में बात करें तो बलय कार ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिंग्ड प्लेनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की ऊपरी परत मिस्र है, तो ऊपर लेयर को क्या बोलते हैं, तो अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं, जैसे सियाल, सियाल को बोलते हैं अपर लेयर। तो सियाल जो होता है अपर लेयर, अपर लेयर मतलब क्या होता है, अपर लेयर में क्या होता है, क्रस्ट होता है, क्रस्ट। अपर लेयर में क्या होता है, क्रस्ट होता है। जैसे मान लीजिए इनर पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया। तो ऊपर वाला को तो क्रस्ट बोलेंगे, ई मेंटल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ई मेंटल हो गया, ये क्या हो जाएगा, आउटर कोर, आउटर कोर, ये होता है इनर कोर। तो आपको पता रखना कि जो अपर लेयर होता है उसमें क्या होता है, क्रस्ट। अपर लेयर में होता है क्रस्ट, क्रस्ट में क्या होता है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन एल्युमिनियम। तो जो मेंटल होता है, मेंटल, मेंटल जो होता है, मेंटल, मेंटल वाला पार्ट जो होता है वो 83% होता है सबसे ज़्यादा। और कोर वाला जो पार्ट होता है वो 16% होता है। और क्रस्ट जो होता है आपका 1% होता है, क्रस्ट जो होता है 1% होता है। तो जो कोर में होता है, कोर में क्या होता है, तो मेंटल में तो क्या होता है, मेंटल में सीमा होता है। मेंटल जो होते हैं, अगर पूछा जाए कि मेंटल में क्या होता है, तो सीमा, यानी कि सिलिकॉन और एमए को मैग्नीशियम, मैंने सीमा का बात करें तो मेंटल हो गया। और अगर कोर का बात करें तो क्रस्ट का बात करें सियाल हो गया। और अगर मान लीजिए क्रस्ट कोर का बात करें तो निफे, कोर में क्या होता है, निफे, यानी निकल और आयरन, निफे याद रखना, क्या रखना है, निफे। तो आपको 3 चीज़ याद रखना है। और निफे यानी कि आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, कि देखिए जैसे पूछा जाए कि क्रस्ट में, अपर लेयर में क्रस्ट है, तो क्रस्ट में क्या है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल, ठीक है। और सीमा कहाँ, मेंटल, सीमा मेंटल, मेंटल मीन्स सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और निफे, निफे मीन्स क्या, जहाँ पर अंदर में, निफे मीन्स जो कोर में होता है, कोर कितना 6% होता है, तो निकल और आयरन, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बू इज क्लासिफाइड है, बांस को वर्गीकृत किया गया है। बांस को क्या, झाड़ी, खर पतवार, घास, पेड़। तो देखिए पहले क्या था, पहले जो था उसको, पहले जो बम्बू को था तो सरकार ने जो था उसको पहले मैंने ट्री का दर्जा दिया था। अब क्या उसको घास का दर्जा दे दिया। जब मन तब उसको काट सकते हैं, लेकिन जब ट्री का दर्जा रहता है तो आपको उसको काटेंगे तो उसके लिए आपको सजा भी हो सकता है। लेकिन अब घास का दर्जा मिल गया है, इसीलिए आप बम्बू को काट भी सकते हैं। तो इसका ग्रास आंसर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ग्रास का साइंटिफिक नेम, ग्रास मैंने साइंटिफिक नेम ऑफ बम्बू को बोलते हैं बम्बूसो, बम्बूसो डाइसी, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। बम्बूसो डाइसी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है घास। बम्बू का वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछा जाए कि बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बम्बूसियो डेसी, बम्बूसियो डेसी जो है उसका साइंटिफिक नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएमबी इज रिलेटेड टू, टीएमबी किससे संबंधित है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी। एल्गी मीन शैवाल, कवक, जीवाणु या वायरस। तो क्या, विषाणु, यानी कि टीएमबी जो है विषाणु, वायरस। और टीएमबी का अगर पूरा नाम बोले, टीएमबी का पूरा नाम बोले तो टबाकू मोजिक वायरस, मोजिक वायरस जो इसका पूरा नाम होता है। तो वायरस का जो पूरा नाम है, वायरस की खोज किसने की, तो इवानो वास्की जो है साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट इवानो वास्की, इवानो वास्की जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वायरस की खोज की थी। और वायरस को खोज की थी। और स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी,
वायरोलॉजी। और बैक्टीरिया स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया मैंने जीवाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। फंगी बोलते हैं माइकोलॉजी, और एल्गी को बोलते हैं साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको इतना जानकारी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन्स के पहले नियम को क्या डैश क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट लॉ जो होता है उसको क्या होता है, जड़त्व का नियम मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्जी मैंने ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ मोमेंट मैंने आघूर्णों का नियम, और लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग का नियम। तो इसको जो बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है दो पार्ट होता है, एक मोशन ऑफ इनर्शिया, एक क्या होता है मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ रेस्ट, मोशन ऑफ इनर्शिया, और दूसरा होता है मोशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, मोशन ऑफ इनर्शिया और मोशन ऑफ रेस्ट, दो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का दो कैटेगरी होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने जड़त्व का नियम आपको पता रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी ने 1986 में, मतलब 1986 में कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जो 1986 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी जी ने। और इन्होंने क्या किए कि एक ड्रेन थ्योरी होता है, क्या होता है ड्रेन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है रुकिए, ड्रेन थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, और हिंदी में बोलते हैं इसको धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। तो धन का निष्कासन इनका जो कंसेप्ट था किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम दिया था। और बाल गंगाधर तिलक जो है पत्रकार है, बाल गंगाधर तिलक क्या है? पत्रकार है। बाल गंगाधर तिलक क्या है? पत्रकार है। और सरदार पटेल कौन है? इसको हम बोलते हैं आयरन मैन। सरदार पटेल को बोलते हैं आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, आयरन मैन। और क्या नाम से जाने जाते हैं? एक तो आयरन मैन हो गया, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इतना जानकारी आप रखना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। और 1986 कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था तो कोलकाता में, तो उनकी अध्यक्षता कौन की थे? दादा भाई नौरोजी जी। और बाल गंगाधर तिलक पत्रकार है, और सरदार पटेल जो है आयरन मैन है, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया है। और ड्रेन थ्योरी और धन ऑफ निष्कासन का कंसेप्ट पहली बार किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। इनका इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन राइट डेज ऑब्जर्व, मानव अधिकार दिवस किस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 दिसंबर। 1948 से वर्ल्ड यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह दिवस ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स दिवस। ठीक है, एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, और 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। इतना जानकारी आपको याद रखना। क्या रखना है कि ह्यूमन राइट डे मतलब मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और सबसे पहली बार 1948 में यूएनओ द्वारा यह दिवस मनाया गया। और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कुड बी मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, शून्य आवर की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? तो इसका आंसर जो होगा क्या हो सकता है? 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट, 2 आवर इनफिनिट, तो 1 आवर। अब इसके कंसेप्ट को सीखते हैं कि 1 आवर का टाइम क्या होता है। तो क्वेश्चन आवर बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर होता है ना, इसका कंसेप्ट संविधान में नहीं है, लेकिन इसको किसके द्वारा किया है? इसको बोलते हैं प्रश्न काल। ये किसके द्वारा किया गया है? मीडिया ने इनको इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन संविधान में ये क्वेश्चन आवर कोई है नहीं। क्वेश्चन आवर का जो टाइम होता है वो 12 PM से 1 PM तक होता है, इसी को बोलते हैं 1 आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व राज्यसभा, राज्यसभा का भंग करने के लिए कौन
सक्षम है। द चेयरमैन राज्यसभा मैंने राज्यसभा का सभापति, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मैंने संसद का संयुक्त सत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी इसको डिजॉल्व नहीं कर सकता, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन डी होगा। और राज्यसभा जो होता है उसको बोलते हैं अपर हाउस। किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। तो इसको कोई भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंडिया सेकेंड मिस वर्ल्ड मैंने भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन या मानुषी चिल्लर, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि अभी तक इंडिया के जो है कितने मिस वर्ल्ड बनी है, ठीक है। तो देखिए, आपको देखिए ट्रिक देखिए, RADUPME, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये P है, तो R से क्या हो गया? R से रीता फारिया, R से रीता फारिया जो 1966 में पहली मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड कौन बनी इंडिया की ओर से? तो रीता फारिया। सेकंड ए से ऐश्वर्या राय, कब बनी थी? 1994 में, ठीक है। डायना हेडन यानी कि तीसरी कौन है? डायना हेडन, कब बनी थी? 1997 में, ठीक है। और ठीक है, आर हो गया, ए हो गया, डी हो गया। अब यू से क्या है? उक्तामुखी। यू से क्या होगा? युक्तामुखी। यू से क्या है? युक्तामुखी। युक्तामुखी जो बनी थी, कब बनी थी? 1999 में। ये चौथी है, ठीक है। और पांचवा नंबर में कौन है? तो पांचवा नंबर क्या है? यू हो गया। अब पी मतलब प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा कब बनी थी? 1997, ये सॉरी 2000 में। और छठी नंबर एम से मानुषी चिल्लर, 2007 में बनी, ठीक है। तो एमी यानी कि मानुषी चिल्लर। तो 7वीं 1 2 3 4 5 6 यानी कि मानुषी चिल्लर 2007 में 17 में बनी थी। तो ये आपको इतना जानकारी याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? छठी बनी है तो आपको यह रखना है कि जो हु इज द इंडिया सेकेंड मिस वर्ल्ड, तो पहली मिस वर्ल्ड कौन थी इंडिया की ओर से? रीता फारिया जो 1996 में बनी थी। दूसरी थी ऐश्वर्या राय जो 1994 में बनी थी। डायना हेडन जो 1997 में बनी थी। और उक्तामुखी जो 1999 में बनी थी। और प्रियंका चोपड़ा 2000 में। और 2007 में मानुषी चिल्लर। तो ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म, पहली अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ बनाई गई थी? कोलकाता, लखनऊ, पटना, ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कब? 1936 में। किसके द्वारा? सजानंद सरस्वती के द्वारा यह किया गया था। अब कोलकाता का कैपिटल क्या है? तो कोलकाता का वेस्ट बंगाल। लखनऊ का यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और पटना बिहार की पटना। और ढाका किसका कैपिटल है? वेस्ट बंगाल कलकत्ता कैपिटल। तो ढाका का कैपिटल क्या है? ढाका किसकी है? बांग्लादेश की कैपिटल है, मैं राजधानी ढाका, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको रखना है इस क्वेश्चन से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। और इससे बता दे रहा हूँ कि अगर पीडीएफ और टेस्ट का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं जो नाम से होगा फ्री टेस्ट इमेजिंग क्लासेस, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीक में 2 टेस्ट मिलेगा आपको 50-50 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।